यस। कैसे हो बच्चों आप लोग? वैसे तो गुड मॉर्निंग नहीं, आज गुड आफ्टरनून हो चुका है। और इको में जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 3 करने जा रहे हैं मनी मार्केट। जो भी चैप्टर करेंगे उसके सारे यूनिट एक साथ करेंगे। जैसे पहले चैप्टर मैंने 1 कराया रिवीजन, उसके दोनों यूनिट एक साथ किया। चैप्टर में कोई इंटरलिंकेज नहीं है, चैप्टर इंडिविजुअल है, पर हाँ यूनिट जो है उस चैप्टर का वो एक साथ पढ़ना चाहिए, उनमें कनेक्शन है। जो आपका एग्जाम का डेट है वो जुलाई 5 से स्टार्ट हो रहा है ना? तो डेट आ गई, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। नहीं भी पढ़ रहे तो पढ़ना शुरू करो। और काफ़ी टाइम है नहीं जुलाई में, आज 3 4 5 दिन ये जोड़ लो, मई का, जून का और जुलाई का, तो 5 दिन कैसे चला जाएगा पता नहीं। मान लो आप 1 महीने 1 हफ्ते आपके पास समय है, ठीक है? तो फटाफट आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहो। आपको जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा वो रिवीजन। और एग्जामिनेशन में जब जब जून आ जाएगा तब थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है, काफ़ी ज़्यादा अभी भी प्रैक्टिस करना है। और जून में आपको कॉन्सेप्चुअली तो 100% क्लियर होगा, तो कॉन्सेप्ट में ज़्यादा समय देना नहीं पड़ेगा, वो सब याद हो जाएगा रिवीजन करते करते। तब सिर्फ जब भी पढ़ने बैठो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो, ठीक? चलो, पहला जो यूनिट है दैट इज मनी डिमांड। ये आपका चैप्टर का ओवरव्यू कि बेसिक मनी डिमांड क्या होता है और उसके डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, और कुछ थ्योरीज। एक तो ये 3 थ्योरी पढ़ने हैं, और लास्ट जो थ्योरी है इसमें कीन्स कीनीजियन थ्योरी, उसके बाद पोस्ट कीनीजियन डेवलपमेंट की मनी डिमांड में कीनीजियन के बाद जो लोग डेवलपमेंट करे, जो इकोनॉमिस्ट बोले, वो क्या क्या थ्योरी दे के गए। तो 3 पोस्ट कीनीजियन डेवलपमेंट है, ये 3 ऐसे थ्योरीज है जो आफ्टर कीनीजियन है, और 3 ऐसे थ्योरी है जैसे क्लासिकल जो सबसे पुराना वाला है, नियो क्लासिकल उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जो दिया मनी डिमांड का, और ये किन्स ने दिया। चलो बारी बारी देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। सर इम्पोर्टेंट ये है और इम्पोर्टेंट ये है, थोड़ा बहुत लेस इम्पोर्टेंट ये है जिसमें मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। इस पे तो इम्पोर्टेंट भी लिखा है ना? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आएगा आएगा दोनों टेबल में से। ये लेस इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से ये तो कि डिमांड फंक्शन थोड़ा बहुत देखना जरूरी है, पर ये नेचर क्या है, मनी का मीनिंग क्या है, इरेलीवेंट। एटलीस्ट आईपीसी लेवल पे तो ये सब चीज नहीं पूछना चाहिए, इंस्टीट्यूट को नहीं पूछेगा। चलो, छोटा सा है डेफिनेशन, तब भी देख लेते हैं। देखो मनी का कोई लीगल डेफिनेशन तो है नहीं कि कोई एक फिक्स डेफिनेशन हो, जिसको जैसा लगता है वो ऐसे डिफाइन कर सकता है, ठीक? यहाँ पे सिंपल टर्म्स में मनी मतलब क्या होता है, कोई चीज कॉमनली यूज एंड एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट के रूप में हम उसको यूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी चीज को खरीदेंगे तो उसके बदले जो देते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज के लिए जो यूज होता है। आज के दौर पे हम कपड़े खरीद सकते हैं, कोई चीज बेचना हो वो बेच सकते हैं ड्यू टू मनी। एंड ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर का मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास परचेजिंग कैपेसिटी है कि नहीं? यही चीज है बस। पॉलिसी पर्पस के लिए मनी एक फाइनेंशियल लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है, ठीक? लिक्विड इन अ सेंस किसी भी चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, इजिली कन्वर्टिबल है, लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी अब्लिगेशन पे किया जा सकता है। नेचर ऑफ मनी देखो, बस पॉइंट याद रखना, जो हाईलाइट किया है वही याद रखना, ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। पहला क्या है, जनरलाइज परचेजिंग पावर होता है, पैसे के पास पैसा है तो आप कुछ भी चीज परचेज कर सकते हो। एक्सेप्टेड इन सेटलमेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट में आप पैसा एक्सेप्ट किया जाता है, आप ट्रांजेक्शन की पेमेंट कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। टोटली लिक्विड एसेट है, लिक्विड है, किसी भी फॉर्म में बदल सकते हो पैसे को, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं पैसे को। रिटर्न सर्टेन वैल्यू, पैसों की एक वैल्यू है। अगर 2000 का नोट है मेरे पास तो 2000 का वर्थ का कोई भी चीज मैं खरीद सकता हूँ, तो हर एक पैसे के पास कुछ वैल्यू है, रिटेन करता है, ठीक? लीगल टेंडर है, यानी कि लॉ ने लीगल बना रखा है, हर एक इंसान को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक? इट में कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पैसे का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो जनरल एक्सेप्टेड है, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं पैसे को, कोई मना करेगा क्या कि आप 500 का नोट दे रहे हो नहीं लूंगा? ऐसा नहीं होता। लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल है, बहुत समय तक रख सकते हैं उसको। रिकॉग्नाइजेबल है, सब लोग पहचानते हैं, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं।
डिफिकल्ट टू काउंटरफिट आसान नहीं है कि कोई आम इंसान पैसा बना दे, ठीक। डुप्लीकेट नोट छपते तो हैं पर इतना इजी नहीं है डुप्लीकेट भी बनाना, और रेप्लिका बनाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक। वही चीज है, रिलेटिवली स्कार्स है, आपको कमाना पड़ता है बहुत मेहनत से, ऐसा नहीं कि चारों ओर पैसा ही पैसा बट रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिफॉर्मिटी, आप किसी भी स्टेट में जाओ 2000 का नोट तो वही होगा ना, यूनिफॉर्मिटी है पैसे में। इजिली ट्रांसपोर्टेड या पोर्टेबल, कहीं भी कैरी कर सकते हो आप, यही सारी चीज दिया हुआ है। ये थोड़ा यहाँ से पूछ सकता है, फंक्शन ऑफ मनी। मनी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है इकोनॉमी में, जिसमें पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मनी फैसिलिटेट करता है। इसी की वजह से आज ईज ऑफ ट्रेड जिसको बोलते हैं वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। ट्रेड करना संभव है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड नहीं चाहिए। पहले जमाने में क्या होता था जब बार्टर सिस्टम था, मान लो मेरे पास चावल है और मुझे दाल की जरूरत है, तो मैं ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जिसके पास दाल है और उसको चावल की जरूरत है, और हम लोग एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक। पहले जमाने में एक्सचेंज कर लेंगे ऐसे चला करता था, पर अब ऐसे इंसान को ढूंढने की जरूरत नहीं, चावल है आपके पास, आप चावल बेच दो, पैसे लेके आओ और दाल खरीद लो। यानी कि ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन को स्प्लिट कर दिया मनी ने। ये यहाँ पे ये यहाँ पे बोल रहा है कि सेपरेट ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया बाई एंड सेल को, इसलिए डबल कोइंसिडेंट, ऐसे इंसान को ढूंढने की जरूरत नहीं जिसका जो वांट है तुमसे मैच करता हो, ठीक। सॉरी, मनी मेजर ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट। देखो, हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को एक मनी के फॉर्म में आप मेजर कर सकते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, रूपी है, रूपी इज ए यूनिट ऑफ अकाउंट, तो हर एक गुड्स एंड सर्विस को हम रूपी के टर्म्स में बोल सकते हैं। तो ये कितना आसान है कि नहीं। ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम रूपी के टर्म में यूज करते हैं। इसीलिए मेजर ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, किसी भी वैल्यू को इस यूनिट में, रूपी के यूनिट में आप मेजर कर सकते हैं। यही पॉइंट यहाँ लिखा है, इसको कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी बोल सकते हैं। हर एक चीज की वैल्यू इसमें मेजर किया जा सकता है, इसीलिए कॉमन मेजर है। कॉमन डिनोमिनेटर, हर एक चीज को इस चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है इसकी वैल्यू में। समझ रहे हो, यही चीज यहाँ लिखा है, इट इज कन्वीनियंट टू मेजर ऑल द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ सिंगल यूनिट। जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्राइस है एक यूनिट में, रुपया के यूनिट में बोलना कितना आसान है कि नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि चावल कैसे है, तो सोने के टर्म्स में होता कि 1 तोला सोना दो तो ये चावल इतना मिलेगा। दाल कैसे है, वो चांदी के टर्म्स में होता, किसी को समझ में नहीं आता, पर सब रुपीज के टर्म में, 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, आसान है ना। मनी सर्व एज ए यूनिट या फिर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए मनी को यूज किया जा सकता है। पहले ये चीज नहीं हो पाती थी, क्यों। मान लो सेम एग्जांपल, मेरे पास चावल है, अब मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास दाल हो, ठीक। मान लो मेरे पास चावल अभी नहीं है, मैंने खेती किया हुआ है। अब मैं उसको बोलूंगा फॉर एग्जांपल कि आप मुझे दाल दे दो, मेरा चावल का खेती हो रखा है, जब मैं कल्टीवेशन करके लाऊंगा तो आपको दे दूंगा। वो विश्वास करेगा इस चीज पे, नहीं करेगा। अगर मेरी खेती का फसल नहीं हुआ तो, है कि नहीं। तो पहले डिफर्ड पेमेंट के लिए बार्टर सिस्टम में लोग उतना एग्री नहीं होते थे कि भविष्य में हमने क्या देखा है, गुड्स एंड सर्विस का क्या अवस्था रहेगा। पर मनी इज ऑलवेज अ मनी। 2000 का नोट आज भी 2000 का नोट है, कल भी 2000 का नोट है। अगर मैं 2000 का उधार ले रहा हूँ किसी से तो कल दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। हाँ, पर एक दिक्कत है, परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को ध्यान देना होता है। इन्फ्लेशन बढ़ने से मनी की वैल्यू घटती है, तो भविष्य में पेमेंट करना है तो लोग ब्याज भी तो लेता है हम लोगों से। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू यूज किया जा सकता है, यानी कि वेल्थ को स्टोर किया जा सकता है। प्रेजेंट नीड को कंप्रोमाइज करके, प्रेजेंट नीड को में स्पेंड ना करके फ्यूचर के लिए स्टोर किया जा सकता है, ठीक, वेल्थ के फॉर्म में। ये अलग बात है कि मनी, आइडल मनी डज नॉट जनरेट एनी इंटरेस्ट। आगे पढ़ेंगे कि रखा हुआ सिर्फ पैसा कभी कमा के नहीं देता, और आप रख तो सकते हो वेल्थ को मनी के फॉर्म में, है कि नहीं, वही है। डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है, पूरी चैप्टर के लिए एक शब्द याद रखो, डिमांड फॉर मनी मीन्स इंसान को पैसों की जरूरत क्यों है, दैट इज कॉल्ड डिमांड फॉर मनी। डिजायर ऑफ अ पीपल टू होल्ड मनी, पैसा क्यों रखना चाहता है, दो वजह से। एक तो लिक्विडिटी, वो इसलिए भी रखना चाहता है कि उसको जरूरत पड़े तो पे कर पाए, पैसे के पास लिक्विडिटी होती है ना, किसी भी चीज को पे कर सकते हैं पैसे में। दूसरा स्टोर वैल्यू, वेल्थ को स्टोर कर सकता है। धन पूंजी इंसान रुपया के रूप में स्टोर करता है कि नहीं, सोने चांदी के रूप में भी स्टोर करता है, एसेट के रूप में भी स्टोर करता है, पर पैसे के रूप में भी इंसान रख सकता है।
ठीक, ये कुछ देखो 3 पॉइंट है। पहला, डिमांड फॉर मनी इज द नेचर ऑफ डिराइव डिमांड। हमें मनी क्यों चाहिए? परचेजिंग पावर के लिए। अरे दुनिया में चीजें खरीदनी है, इसीलिए तो पैसों की अहमियत है। कुछ भी नहीं खरीदना होता तो, ना एजुकेशन ना घर, तो पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं होती, पैसा ही नहीं होता इस दुनिया में। ठीक, तो डेराइव डिमांड है, यानी कि खुद से डिमांड नहीं है, डेराइव हुआ है। क्यों? बिकॉज परचेजिंग पावर चाहिए तो मनी चाहिए। दूसरा देखो, पीपल क्यों पैसा रखना चाहते हैं? तो लिखा है टू हैव अ कमांड ओवर रियल गुड्स एंड सर्विसेज विद द यूज ऑफ मनी। मनी होगा तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाई कर सकते हैं। ठीक, तो मनी कमांड देता है। एंड थर्ड, डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसा की डिमांड इसलिए भी है क्योंकि हम लिक्विडिटी चाहते हैं मेरे पास पैसा रहे कि मैं कोई भी चीज पे कर पाऊं, जरूरत पे। लिक्विड एसेट है एक, एंड दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, कि धन संपत्ति के रूप में भी पैसे लोग रखना चाहते हैं। समझ में आया क्या? डिटर्मिनेंट फॉर डिमांड ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, डिटर्मिनेंट कौन कौन से फैक्टर है जिसे डिटरमाइन होता है कि इंसान पैसा रखना चाहता है वो ज्यादा होगा या कम? डिटर्मिनेंट फॉर डिमांड ऑफ मनी है कि नहीं? इनकम लेवल, इनकम अगर ज्यादा होगा तो इंसान के खर्चे भी ज्यादा होगा, तो उसको पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा ना इस चीज के लिए। तो हायर द इनकम, हायर विल बी द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हायर विल बी द डिमांड फॉर मनी। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, इफ जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस, अगर इन्फ्लेशन है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉर मनी विल आल्सो इंक्रीज। जाहिर सी बात है, चीज महंगी होंगे तो हमें ज्यादा पैसा चाहिए होगा ना अपने पास। रेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हम क्या सोचेंगे? अरे अपने पास पैसे नहीं रखते हैं ना, इंटरेस्ट कमा लेते हैं बॉन्ड में, एफडी में लगा के, तब डिमांड फॉर मनी कम, हम रखना नहीं चाहेंगे, डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा, हम चाहेंगे उसको हटा दें, कहीं इन्वेस्ट कर दें। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी अगर बढ़ती है तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा। क्यों? रियल जीडीपी तब बढ़ेगी ना जब ट्रांजैक्शन होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगी, बिजनेस खुलेंगे, है कि नहीं? तो उसके लिए पैसा लगाने भी तो पड़ेंगे, अपने पास रखोगे पैसा तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन, जैसे जैसे दुनिया में इनोवेशन हो रहा है, लोग को डिमांड फॉर मनी कम होते जा रहा है, वो पैसा अपने पास नहीं रखते। आज के डेट में देखो इंसान कहाँ रखता है पैसा? बैंक में, कि अपने पास रखता है। वो अलग बात है कि बैंक में भी रखा हुआ पैसा अगर इन्वेस्टेड फॉर्म में नहीं है, इन्वेस्टेड फॉर्म में नहीं है, तो हम मान के चलते हैं इट इज जस्ट लाइक अ डिमांड फॉर मनी। जैसे सेविंग अकाउंट पर लोग एफडी करा दिया, या फिर इनोवेशन की वजह से नहीं होता कि लोग अब अपने पास पैसा ना रख के इजी फॉर्म में रख सकते हैं फाइनेंशियल इनोवेशन के वजह से। थ्योरीज फॉर डिमांड ऑफ मनी, थ्योरीज ऑफ डिमांड ऑफ मनी। पहला जो थ्योरी है दैट इज क्लासिकल, पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने दिया, क्लासिकल फेज के इकोनॉमिस्ट, इसीलिए क्लासिकल अप्रोच या क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी भी बोलते हैं। ओल्डेस्ट थ्योरी है कि नहीं? किसने इसको लाया था? फर्स्ट इरविंग फिशर ने, और लेटर नियो क्लासिकल, क्लासिकल के बाद जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इसमें डेवलपमेंट किया। ठीक, इरविंग फिशर ने प्रोपॉन्ड किया था। ये जो क्लासिकल थ्योरी है जिसको क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी भी बोल सकते हो, या इरविंग फिशर के नाम से पूछे उसका प्रोपॉन्ड किया गया थ्योरी कौन सा है? तो ये क्या कहता है कि मनी के पास, जो मनी इन सर्कुलेशन है इकोनॉमी का, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है प्राइस लेवल पे। अगर मनी इन सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी, एवरेज प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन है बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी इज द मेन डिटर्मिनेंट फॉर प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी। देखो, ये थ्योरी कहता है मनी इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन जिसको आप मनी सप्लाई बोल सकते हो, इजकल टू मनी डिमांड। सर मनी का डिमांड कैसे निकलेगा? तो मनी इन सप्लाई इजकल टू मनी डिमांड। मनी इन सप्लाई कैसे निकलेगा? कितना पैसा है पूरी इकोनॉमी में, और एक पैसा कितने बार ट्रांजैक्शन में यूज होता है, तो मनी इन सर्कुलेशन। ये मनी डिमांड, सर कितना ट्रांजैक्शन होता है पूरी इकोनॉमी में, और प्राइस क्या है गुड्स एंड सर्विसेज का, है कि नहीं? एवरेज प्राइस लेवल, तो ये आ जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एम बी इज इक्वल टू पी टी। पी मतलब एवरेज प्राइस लेवल, टी मतलब टोटल ट्रांजेक्शन, बी मतलब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, एक बार मनी कितने ट्रांजेक्शन में यूज होता है, एंड एम का मतलब टोटल मनी जो सर्कुलेशन में है। ठीक है, तो ऐसे ये इक्वेशन दिया उन्होंने, इसको इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हो और ट्रांजेक्शन अप्रोच भी बोल सकते हो। ठीक,
कि मनी इन सर्कुलेशन जो है ये एम बी, ये इफेक्ट करता है एवरेज प्राइस लेवल को, पी इफेक्ट होगा एम बी, बताओ पी कैसे निकलेगा सर, एम बी डिवाइड बाई टी। ट्रांजेक्शन अगर फिक्स हो इकोनॉमी में तो जितना ये एम बी बढ़ते जाएगा ये पी भी बढ़ते जाएगा, एम बी का वैल्यू बढ़ाओगे तो, है कि नहीं। बाद में इसमें एक और चीज डेवलपमेंट हुई कि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया। क्यों? डिमांड ड्राफ्ट तो वो पैसा है ना जो बैंक में पड़ा है, ऑन डिमांड कभी भी आप निकाल सकते हो, तो उसको भी मनी इन सर्कुलेशन जैसा मान के यहाँ पे ये डिमांड ड्राफ्ट का मनी और ये उसका वेलोसिटी जोड़ दिया और इक्वेशन सेम है, बचा हुआ है कि नहीं, और ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। ठीक, तो टोटल सप्लाई ऑफ मनी ये इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी, ये है मनी डिमांड। ठीक, चलो इसी चीज को यहाँ पे लिखा है एजम्पशन में कि भाई वेलोसिटी ऑफ मनी को हम कांस्टेंट मान रहे हैं कि कांस्टेंट है इकोनॉमी में, चेंज नहीं हो रहा है बार बार, चेंज होगा तो आप कैसे यहाँ पे निकाल पाओगे, फॉर्मूले में ले पाओगे। ये एक इकोनॉमी में फिलहाल वेलोसिटी कांस्टेंट है जो हम ले रहे हैं वही है करके। दूसरा नियो क्लासिकल, क्लासिकल के बाद जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने दिया नियो क्लासिकल। ठीक, देखो इसने इसने क्या बोला क्लासिकल ने कि जो भी मनी का सर्कुलेशन है उस पर निर्भर होता है डिमांड फॉर मनी। ठीक, मनी इन सर्कुलेशन इफेक्ट करता है एवरेज प्राइस लेवल का, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगा तो एवरेज प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। तो मनी की वैल्यू एंड प्राइस लेवल डिपेंड करता है किस चीज पे, तो सर डिपेंड करता है मनी इन सर्कुलेशन पे। मनी सिर्फ ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए चाहिए, ये यहाँ पे हमने पढ़ा। न्यू क्लासिक क्लासिकल जो है वो स्पेशली कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे, अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू, डीएच रॉबर्टसन एंड जॉन मेनार्ड किन्स, यानी कि किन्स भी, इन्होंने ये नियो क्लासिकल अप्रोच दिया। इसको आप कैश बैलेंस अप्रोच भी बोल सकते हो। ठीक, याद रहेगा, कभी कभी कैश बैलेंस अप्रोच बोलेगा, आपको याद रखना नियो क्लासिकल के बारे में पूछ रहा है। ऊपर क्लासिकल ने तो सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए मनी चाहिए ऐसा मान के बताया था ना, ये बोल रहे हैं मनी दो किस्म के लिए, दो चीज के लिए चाहिए, दो चीज में यूटिलिटी इंक्रीज करता है। एक तो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन करने के लिए मनी चाहिए, दूसरा पिकजनरी मोटिव। पिकजनरी मोटिव का मतलब कोई भी अनसर्टेनिटी के लिए हम पैसा बचा के रखते हैं कि नहीं, कि कोई आफत विपत हो गया उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। एक तो ट्रांजेक्शन, हमें दिन रात जो ट्रांजेक्शन करने हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज सेल करने हैं उसके लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी पैसा चाहिए। तो उन्होंने दो चीज बताई कि पैसा इन दो चीजों के लिए चाहिए, और क्या बताया आगे देखो एक इक्वेशन दिया कि मनी डिमांड इज इक्वल टू के इंटू पी वाई। के मतलब कितना परसेंट ऑफ मनी आप डिमांड करते हो अपनी इनकम का, पीवाई का मतलब क्या होता है, नॉमिनल इनकम, यानी कि मनी डिमांड ना नॉमिनल इनकम का कुछ परसेंटेज होता है कि नहीं आप। अच्छा, नॉमिनल इनकम कैसे निकलेगा, रियल इनकम में प्राइस इंटू कर दोगे तो नॉमिनल इनकम आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये है y इक्वल टू रियल इनकम, ये एवरेज प्राइस लेवल इंटू कर दिया तो नॉमिनल इनकम, ये परसेंटेज ऑफ नॉमिनल इनकम जो कि आप रखना चाहते हो एज अ मनी डिमांड। ठीक है, चलो इस चीज को इक्वेशन लिखने के बाद आप उसी चीज को एक्सप्लेन कर दोगे, खत्म हो जाएगा। थर्ड है किनीजियन थ्योरी ऑफ डिमांड ऑफ मनी। किन्स जो था उसने क्या बोला, जो किन्स जो था उसने बोला कि मनी पता है तीन चीजों के लिए चाहिए, पीपल होल्ड मनी फॉर थ्री केसेस। सबसे पहला वाला सिर्फ ट्रांजेक्शन बोला था, न्यू क्लासिकल है ट्रांजेक्शन एंड पिकशनरी। ये जो किन्स है इसमें तो स्पेकुलेटिव भी बोला है, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, है कि नहीं। स्पेकुलेटिव, ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए क्यों चाहिए पैसा, देखो कहता है कि ट्रांजेक्शन मोटिव फॉर होल्डिंग कैश रिलेटेड टू नीड ऑफ कैश फॉर करेंट ट्रांजेक्शन फॉर पर्सनल एज वेल एज बिजनेस सेक्शन। जाहिर सी बात है ट्रांजेक्शन के लिए इसलिए चाहिए, तो एक तो मेरा पर्सनल अपने लिए जो चाहिए वो चाहिए, प्लस अगर बिजनेस है तो बिजनेस के लिए भी एक्सचेंज के लिए पैसे चाहिए, तो ये आता है ट्रांजेक्शन मोटिव में। और ट्रांजेक्शन मोटिव में कितना पैसा चाहिए तो ये डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर, है कि नहीं, एज अ सर्टेन परसेंटेज। ये क्या है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम जो इंसान एज अ ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए पैसा रखना चाहता है। तो दिस ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू के वाई, जहाँ के है रेशियो ऑफ अर्निंग विच इज केप्ट फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। मैं अपनी कमाई का कितना ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए रखना चाहता हूँ, और ये मान लो मेरी कमाई है फॉर एग्जाम्पल वाई है 1 लाख और के है 20%, कि मैं अपनी कमाई का ना 20% रखना चाहता हूँ ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए। तो एल आर क्या हो जाएगा सर, 20% इंटू 1 लाख,
दैट इक्वल्स टू 20,000, यानी कि मैं अपनी कमाई का 20% यानी कि 20,000 रुपया ट्रांजेक्शन के लिए रखना चाहता हूँ। सिंपल है। प्रिकॉशनरी का मतलब कोई भी अनसर्टेनिटी के लिए इंसान जो पैसा रखता है, ये पता है किस चीज पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ इनकम। इनकम ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी के लिए पैसा ज्यादा रखेगा। प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल कंडीशन। देखो, देश अगर दशे में हो ना तो इंसान ज्यादा पैसा सेव करके रखता है। आज देखो इंडिया में कब लॉकडाउन हो जाए हमें पता नहीं होता, बार बार कोरोना केसेस बढ़ते हैं और लॉकडाउन हो जाता है, तो इंसान पैसे सेव करके रखता है कि नहीं? सिर्फ पॉलिटिकल कंडीशन, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो इंसान ज्यादा पैसा अनसर्टेनिटी के लिए सेव करके रखता है। तो ये चीज लिखा है, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन हो गया, आपकी इनकम कितनी है ये हो गया। अगला है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड थोड़ा बहुत आप पढ़ना, देखो ये रिवीजन लेक्चर है, मैं खुद ही कोशिश करता हूँ जितना बढ़िया से बढ़िया डिटेल में आपको समझा पाऊँ, बट रियल लाइफ में कुछ कुछ चीजें जो लिंक करके मैं पढ़ाता हूँ रेगुलर बैचेज में, वो चीज यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि मुझे एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको ये चीज पढ़ानी है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या हुआ? मनी इंसान को इसलिए भी चाहिए, जो किन्स था उसका तीसरा क्या था? ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए, फिर प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। और इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, इंसान पैसा इसलिए भी रखता है कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए, तो पैसा रहेगा तभी तो इन्वेस्ट करूंगा, है कि नहीं? देखो इसने अजम्पशन लिया कि मनी पे जीरो रिटर्न है, ऑब्वियस सी बात है, पैसा सिर्फ रखोगे घर में कोई रिटर्न नहीं आएगा। वाइल अदर एसेट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉन्ड का एग्जाम्पल लिया है, इस पे जो है ना रिलेटिवली आपको इंटरेस्ट की रिटर्न मिलेगी एज वेल एज कैपिटल गेन, यानी कि वैल्यू में इंक्रीज आएगा, प्राइस में इंक्रीज आएगा, तो उसको बेच के कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा दूसरे एसेट पे। अब देखो होता क्या है स्पेकुलेटिव डिमांड में, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यहाँ पे ना अपनी थ्योरी में उन्होंने एक दूसरा एसेट जिसमें इंटरेस्ट कमाया जा सकता है उसको बॉन्ड मान के, बॉन्ड को लेके एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है, तो हम भी यहाँ बॉन्ड को लेके पढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जनरली होगा क्या? बॉन्ड की प्राइस मार्केट में गिर जाएगी। जब प्राइस गिरेगा तो हमें तो सस्ते में मिल रहा है ना, हम इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा देंगे, और जब इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा देंगे तो अपने पास पैसा रखेंगे क्या? नहीं, तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा, है कि नहीं? वो चीज सेम चीज यहाँ लिखा है, लेकिन आप सिर्फ यहाँ कंफ्यूज हो गए कि सर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड की प्राइस कैसे गिर जाएगा, है कि नहीं? देखो बॉन्ड की प्राइस कैसे निकलता है? जितने भी फ्यूचर में इंटरेस्ट आने वाले हैं ना, प्लस रिडीमेबल वैल्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, शेयर प्राइस में भी मैंने ये पढ़ा था, शेयर की प्राइस कैसे निकलता है? पूरी डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, है कि नहीं? उसके तो वैसे ही बॉन्ड का, बॉन्ड से आएगा हर एक साल इंटरेस्ट, प्लस रिडीमेबल वैल्यू, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, अगर डिस्काउंट करने के लिए जो ये इंटरेस्ट रेट यूज करते हो ये ज्यादा हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा, तो प्राइस कम आएगा ऑटोमेटिक, डिस्काउंट रेट जब यूज करोगे ज्यादा तो, ठीक है? ये हो गया एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तरीके से आप देख सकते हो कि क्यों कम आता है। ठीक, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड वैल्यूएशन कम हो जाती है, वैल्यूएशन बॉन्ड का कम हो जाता है और वहां पे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसकी वजह से इंसान के पास कैश कम हो जाता है। तो इसीलिए डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट्स का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, अगर इंटरेस्ट रेट गिर गई तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। अब बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? बॉन्ड को बेच देंगे ना। अगर मेरे पास बॉन्ड है और प्राइस बढ़ गया तो मैं क्या सोचूंगा? अरे महंगे दाम में बिक रहा है, चलो बेच दो। बॉन्ड को बेच देंगे तो पैसा आ जाएगा, डिमांड फॉर मनी जिसको बोलते हैं, पैसा होना, कितना पैसा चाहिए उसी को बोलते हैं ना डिमांड फॉर मनी। ये भी बढ़ जाएगा, कैश होल्डिंग बढ़ जाएगा, यानी कि डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी। ठीक, चलो एक इंडिविजुअल का स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, सेम ही चीज लिख देना कि इंटरेस्ट रेट का रिलेशन कैसा है। स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डिमांड फॉर मनी स्पेकुलेटिव गिर जाएगी, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगा। ग्राफ में देखो, मान लो यहाँ M2 है, पता है इसमें एक मिस्टेक है फिगर में, वैसे इंस्टीट्यूट ने जैसा बनाया ऐसे बनाया, आप ऐसे ही बना सकते हैं, और लॉजिकली ऐसा होना चाहिए था। M1 इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी कम होगा। ठीक, पर ये सिंगल इंडिविजुअल का है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि सर्टेन लेवल पे डिमांड फॉर मनी मान लो ये है, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड फॉर मनी की इतना इंटरेस्ट रेट पे इतना मनी डिमांड हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी
बहुत सारे इंडिविजुअल का डिमांड फॉर मनी जोड़ दोगे तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर मनी आ जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है, इंटरेस्ट रेट कम है तो सबसे ज्यादा डिमांड है, बढ़ते गया डिमांड फॉर मनी घटते जा रहा है कि नहीं, डिमांड फॉर मनी घटते जा रहा है। इस चीज को प्लॉट कर दोगे और एक ग्राफ बना दोगे तो क्या पता चलता है कि सर जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी गिरते जाएगा। यानी कि एक बनाओगे तो इंडिविजुअल हो गया, और इसी चीज को देखो सारे इंडिविजुअल केसेस का तो हो गया एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ लिया तीनों थ्योरी। ठीक, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन को लिया था, ट्रांजैक्शन प्लस पिक्यूनियरी, ट्रांजैक्शन पिक्यूनियरी एंड स्पेकुलेटिव। चलो, पहले में था मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है डिमांड फॉर मनी, दूसरे में था ट्रांजैक्शन और पिक्यूनियरी इनकम पे डिपेंड करता है कि नहीं, ट्रांजैक्शन इनकम का सर्टेन परसेंटेज याद करो, एल इज इक्वल टू के वाई। और पिक्यूनियरी में भी मैं बोला था इनकम पे डिपेंड करता है। और थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, तो थर्ड में पढ़ा था बहुत चीज सर, कि इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करेगा, इनकम पे भी डिपेंड करेगा, है कि नहीं। अगला है पोस्ट कीनिजियन डेवलपमेंट। इन किन्स के बाद जो कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने क्या अपना थ्योरी दिया। पहला है इन्वेंट्री अप्रोच या ट्रांजैक्शन बैलेंस। इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस है, आप सारा किस्म से नाम याद रखना, या किस इकोनॉमिस्ट ने दिया ये भी नाम याद। इसको रियल कैश बैलेंस भी बोल सकते हैं। इन दिस अप्रोच मनी और रियल कैश बैलेंस वाज इनिशियली व्यूड एज अ इन्वेंट्री। एक काम करो आप ये याद रखो कि बाउमल एंड टोबिन दो लोगों ने मिलके इस थ्योरी को बोला था। थ्योरी का जरा एजम्पशन देखो, अभी जो पढ़ रहे हो ना सेम वैसे ही टाइप का है, थोड़ा थोड़ा चेंजेज है। एजम्पशन क्या है कि मनी को एज अ मनी भी रख सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट बियरिंग अल्टरनेटिव, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बॉन्ड के रूप में, एक इंटरेस्ट बियरिंग अल्टरनेटिव है, वहां से इंटरेस्ट कमा सकते हैं, उस रूप में भी रख सकते हैं। और इंसान को रखना कैसे चाहिए या फिर इंसान कैसे रखता है, तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखता है कि मिनिमाइज कर पाए अपनी प्रॉफिट को। ठीक, अगर वो इसको दो चीज को ध्यान देके, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको कैरिंग कॉस्ट बोल सकते हो, दूसरा ब्रोकरेज। ठीक है पहली बात देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है मनी मनी का, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ब्रोकरेज का पॉइंट उससे नीचे लिखा हुआ है, मैं जरा यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि बॉन्ड में ज्यादा हम कमा सकते हैं, तो बॉन्ड में ज्यादा कमा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, पैसा नहीं रखेंगे ना, डिमांड फॉर मनी कम करेंगे और उस पैसे को बॉन्ड में लगाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तो बॉन्ड में से निकाल के अपने पास रखेंगे, है कि नहीं। वैसे ही ब्रोकरेज देखो, जब भी पैसा को बॉन्ड में लगाओगे या बॉन्ड से पैसा निकाल के अपने पास लेके आओगे, ब्रोकरेज लगेगा ट्रांजेक्शन पे, है कि नहीं। अगर ब्रोकरेज ज्यादा है तो आप ट्रांजेक्शन कम करोगे ना, बार बार खरीद बेच कम करोगे बॉन्ड का, तो ट्रांजेक्शन कम करोगे तो ऑन एन एवरेज आपके पास कैश होल्डिंग ज्यादा होगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, है कि नहीं। ब्रोकरेज बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ इनवर्स रिलेशन है, वो बढ़ेगी तो डिमांड फॉर मनी कम होगा, कैश होल्डिंग कम होगा, और वो घटेगी तो कैश होल्डिंग बढ़ जाएगा या डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगा। ठीक, यही है बौमल प्रीपोजिशन ऑफ होल्डिंग। बौमल ने कितना कैश होल्डिंग, मतलब कैश होल्डिंग रहेगा, इस चीज को कैसे बोला, तो इस चीज को बोला बॉन्ड से कंपेयर करके कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, कैरिंग कॉस्ट कितना है। ठीक, अगला है फ्रेडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। देखो फ्रेडमैन ने ना बोला कि मनी का डिमांड दूसरे एसेट जैसा ही है, दूसरे एसेट का डिमांड कैसे होता है, तो दो चीजों को ध्यान देखें, एक तो उस एसेट से परमानेंट वेल्थ कितना क्रिएट किया जा सकता है, और दूसरा उस एसेट और उसके मिलते जुलते कहीं और अगर इन्वेस्ट करता है तो कितना रिलेटिव रिटर्न है कि नहीं। यही दो चीज देखते हो ना, परमानेंट वेल्थ मतलब उस एसेट से आने वाली भविष्य में जितनी भी बेनिफिट है उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो तो उस एसेट से क्रिएट होने वाली वेल्थ, है कि नहीं। हम कोशिश करेंगे वैसे फॉर्म में रखने का कि वेल्थ ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो पाए। अगर पैसे के फॉर्म में नहीं, सपोज बॉन्ड के फॉर्म में रख के मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, वेल्थ ज्यादा क्रिएट कर पाऊंगा, तो मैं बॉन्ड के फॉर्म में रखूंगा। तो डिमांड फॉर मनी डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो परमानेंट इनकम और दूसरा रिलेटिव रिटर्न ऑन अदर एसेट।
ये वैसे ही है जैसे यहाँ देखो, डिमांड फॉर मनी इज अफेक्टेड बाय सेम फैक्टर एज डिमांड फॉर अदर एसेट, एसेट अफेक्टेड। दूसरी एसेट के लिए हम कैसी भावना रखते हैं वैसे ही मनी के लिए भावना रखेंगे कि परमानेंट इनकम कितना आएगा और दूसरा वेल्थ कितना क्रिएट, सॉरी रिलेटिव रिटर्न कितना है। तो मनी में रिलेटिव रिटर्न तो नहीं है, मनी को सिर्फ आइडर रख के आप कमा नहीं सकते, दूसरे एसेट में ज्यादा रिटर्न होगा। और वेल्थ एज अ मनी को भी स्टोर कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू देता है मनी, है कि नहीं। अब देखो इसने बोला था, जो तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉमिनल डिमांड फॉर मनी, कि जो डिमांड फॉर मनी है इज अ फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ। ये डिपेंड करता है टोटल वेल्थ के फंक्शन में, ठीक। टोटल वेल्थ मतलब वही परमानेंट इनकम को डिस्काउंट कर दो, जितना भी परमानेंट इनकम है तो टोटल वेल्थ आ जाएगा। दूसरा इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस लेवल, जितना प्राइस लेवल बढ़ेगा, एवरेज प्राइस लेवल देश में बढ़ेगा, डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा, हमें ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा ना, अपने पास चीजें महंगी होंगी तो। राइजेज इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी डिक्लाइन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ इनवर्स रिलेशन है, वो तो दूसरे भी थ्योरी बोल रहा था, इससे ऊपर जो हम पढ़ रहे थे बौमल एंड टोबिन का, है कि नहीं, वो भी बोल रहे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ इनवर्स रिलेशन है। क्यों? क्योंकि सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगा, यानी कि हम पैसे को लगा के इंटरेस्ट ज्यादा कमा सकते हैं, तो हम नहीं रखेंगे ना पैसे को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगा तो होल्डिंग कम रखेंगे, डिमांड फॉर मनी कम रखेंगे, उसको लगा देंगे, है कि नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा तो हम कैश होल्डिंग या फिर डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगा। इज इन्फ्लुएंस बाय इन्फ्लेशन, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन ना मनी की वैल्यू कम कर देता है, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से आपको उसी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि महंगा हो गया ना वो चीज। लास्ट है डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड रिस्क, ये कहता है मनी का डिमांड नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है कि इंसान का रिस्क टुवर्ड बिहेवियर कैसा है। यानी कि तीन चीज, एक तो रिस्क कितना इन्वॉल्व है, मान लो पैसा ना रख के हम बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें फॉर एग्जाम्पल, और अगर रिस्की है ज्यादा तो बहुत लोग ऐसे नहीं होते कि रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो करेंगे नहीं। तो डिटर्मिनेंट्स ऊपर आते हैं अभी फिलहाल, यहाँ यहाँ पे आ जाओ। डिटर्मिनेंट फॉर डिमांड फॉर मनी क्या होगा इस थ्योरी के अनुसार, पहला तो रिस्क इन्वॉल्व, अगर रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा हो तो डिमांड फॉर मनी हम ज्यादा कैश होल्डिंग ज्यादा रखते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। रिस्क इन्वॉल्विंग बाइंग एंड होल्डिंग द बॉन्ड कितना है, कि मतलब बॉन्ड में रिस्क कितना है कि नहीं। यहाँ चारों और पूरी थ्योरी में बॉन्ड का एग्जांपल लेके बताया गया है। रिस्क मतलब वोलेटिलिटी, प्राइस में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग रिटर्न की रिटर्न है कि नहीं। दूसरा इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट पे भी फर्क पड़ता है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो हम कैश होल्डिंग कम रखते हैं, डिमांड कम करते हैं मनी का, पैसा वो लगा देंगे बॉन्ड में। तीसरा रिस्क एवर्जन, कि मुझे कितना रिस्क लेने का क्षमता है, अगर मैं हाईली रिस्क एवर्स हूँ यानी कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, रिस्क को अवॉइड करना चाहता हूँ तो मैं मनी ज्यादा रखूंगा, बॉन्ड में पैसे नहीं लगाऊंगा। लेस रिस्क एवर्स हूँ यानी कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूं तो मैं थोड़ा बहुत बॉन्ड में पैसे लगाऊंगा, मनी को मनी के फॉर्म में नहीं रखूंगा, ठीक है। यही चीज है यहाँ पे दिया हुआ है। और कुछ कुछ चीज क्या है कि इंसान को क्या बनाना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए कि मनी में कितना रखें एंड बॉन्ड में कितना रखें, और ऑप्टिमम स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए पोर्टफोलियो का, कि सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो बनाया, किस चीज को ध्यान देगा। और सिंस रिस्क बिहेवियर टुवर्ड रिस्क का थ्योरी है ना, तो रिस्क को तो ध्यान देगा वो इंसान, सिर्फ रिटर्न को ध्यान नहीं देगा पोर्टफोलियो बनाते टाइम। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड, कि रिस्क कितना है पैसा लगाने में और उससे कितना कमा रहा हूं, पैसे में रखना ज्यादा बेहतर है कि वो बॉन्ड के फॉर्म में। और दूसरा टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल इन मैक्सिमाइजिंग हिज यूटिलिटी, कुछ लोग होते हैं कि जिनको क्या लगता है कि रिस्क ज्यादा है तो मत लगाओ, कुछ लोग होते हैं कि कमाई को देखते हैं, तो इंडिविजुअल का टेस्ट अनुसार भी है। कुछ लोग उसी रिस्क में पैसे लगाते हैं कमाने के लिए, उनको कमाई ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखता है। कुछ लोग को लिए वो रिस्क बहुत बड़ा है, वो पैसे नहीं लगाते, तो इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। देखो एनालिसिस ऑफ टोबिन अप्रोच, देखो टोबिन ने क्या बोला था, इन हिज थ्योरी व्हिच एनालाइजेस द इंडिविजुअल पोर्टफोलियो एलोकेशन, मनी एंड बॉन्ड में पैसा लगाने को, ऊपर हमने पढ़ा था ये चीज को, तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, लगभग सब चीज मैंने पढ़ा दिया आपको। तो एक बार फटाफट जो भी चैप्टर है मनी डिमांड का आप देखो इसको, ठीक है, कुछ बचा नहीं, इसके बाद क्वेश्चन है नीचे, ठीक। और करने के बाद जो पास्ट ईयर में एटलीस्ट आए हुए क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, उसके नीचे सारे आरटीपी के क्वेश्चन है, ये कम से कम देखा करो, ठीक है, इतना कम से कम किया करो, ठीक। और बुक का तो पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल ही देता हूँ,
कोई डाउट है, डाउट वाले टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउट बताओ, क्या डाउट है आपको, पढ़ाई से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, एनी टाइम आपको कंसल्ट करना है, ठीक है। चलो, हमने पोस्ट कीनिजियन भी तीनों देखा, ये भी देखा, डिमांड फॉर मनी ये भी देखा, मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ा फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो।